हेलो एंड वेलकम टू द तेज सिविल्स न्यूज़ बिट प्रोग्राम। आज हम 13 अगस्त की इम्पोर्टेंट न्यूज़ एडिटोरियल्स को कवर करेंगे। पहला आर्टिकल राजकुमारी अमृत कौर जी की रिगार्डिंग है। आज ये आर्टिकल काफ़ी अच्छा आया है जिसमें हम एथिक्स और हिस्ट्री दोनों के लिए ही गुड पॉइंट जनरेट कर सकते हैं। आप सभी अवेयर होंगे कि राजकुमारी अमृत कौर जी भारत की पहली केंद्रीय मंत्री थी और न केवल केंद्रीय मंत्री थी बल्कि वो केंद्रीय मंत्री भी स्वास्थ्य विभाग की थी। और वो एक ऐसे समय पर स्वास्थ्य मंत्री बनी जब देश की चिकित्सा सेवाएं बेहद ही दयनीय स्थिति में थी। उनके सामने भारत में संक्रामक रोग, कुपोषण, चिकित्सा सुविधाओं के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके भी बहुत ही गंभीर समस्या थी। अब आप उनके कंपैशन का लेवल देखिए कि हाउ यू कैन यूज दिस एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल शोइंग द कंपैशन इन एथिक्स। उन्होंने एम्स की स्थापना के लिए अपनी निजी संपत्ति तक दान कर दी थी। तो बहुत ही डाइवर्स और बहुत ही यूनिक एग्जाम्पल है जब आपसे कंपैशन एग्जाम्पल एथिक्स में पूछा जाता है। इसके साथ ही आप देखिए कि हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत ने रिसेंटली ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित किया। तो अब महिलाओं का जो रोल है विकसित भारत में उस पर चर्चा होगी। आने वाले समय में महिलाओं के रोल पे और डिस्कशंस होंगे। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी नए भारत के निर्माण में महिलाओं का क्या योगदान रहा, इस पे आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी साथ महात्मा गांधी का रोल पूछा गया था आर एस मेंस 2024 में कि अलग अलग फेज ऑफ स्वतंत्रता आंदोलन उनका क्या योगदान रहा, कैसे उन्होंने नए नेतृत्व को जन्म दिया या फिर लोग हर वर्ग के लोग उनसे कैसे जुड़े। तो आप इस तरह के एग्जाम्पल्स को शो कर सकते हैं आंसर में अपनी क्रेडिबिलिटी लाने के लिए कि महात्मा गांधी द्वारा राजकुमारी अमृत कौर जैसी महिलाएं जो कि बहुत ही संपन्न परिवारों से आती थी, विदेशी शिक्षा पूरी करके आई थी, पर वो उनसे प्रभावित हुई, स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़ती है। और ना केवल स्वतंत्रता आंदोलन में बट उसके बाद विकसित भारत के निर्माण में कैसे उनका रोल रहा। तो आप गांधी जी की लीडरशिप की क्वालिटीज़ देखिए कि उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लीडर्स को भी इंस्पायर किया। तो काफ़ी अच्छा आर्टिकल्स हैं, 2-3 डायमेंशन आप इसे जनरेट कर सकते हैं। गांधी जी के लीडरशिप रोल के बारे में, राजकुमारी अमृत कौर जी के ऐतिहासिक कंट्रीब्यूशन या महिलाओं के कंट्रीब्यूशन इन विकसित भारत, और साथ ही एथिक्स में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा पॉक्सो एक्ट को लेके है। इस आर्टिकल को हम सोशलॉजी में वीकर सेक्शन जिसमें कि वल्नरेबल सेक्शंस में हमारे चाइल्ड आ जाते हैं उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, और पॉक्सो के रिगार्डिंग इसमें कुछ अच्छी बातें दी हुई है। फॉर एग्जांपल इसमें राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो एनसीआरबी का डेटा दिया हुआ है कि वर्ष 2022 में पॉक्सो एक्ट के तहत 38,911 मामले दर्ज हुए, जो कि 2021 से अधिक है। अब आपको ये लग सकता है कि अगर मामले ज़्यादा दर्ज हो रहे हैं मतलब ऐसी घटनाएं बढ़ गई है, परंतु इसका दूसरा पहलू ये भी है कि पहले अंडर रिपोर्टिंग होती थी, लोग इतने अवेयर नहीं थे, लोग इस चीज़ों को छुपाते थे। बट अब गुड टच बैड टच जैसे अभियान चलाए जाने लगे, लोगों में एक स्वीकार्यता आई है कि ऐसे मामलों को दबाना नहीं चाहिए बल्कि रिपोर्ट करना चाहिए। तो बढ़ते हुए मामले चिंता का विषय नहीं है, एक अच्छा ही सिग्नल है कि सोसाइटी ओपन हो रही है ऐसी बातों को लेके। साथ ही सर ने एंड में एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी दिया जो हर एक ब्यूरोक्रेट को पता होना चाहिए। आपसे आरएस इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन या आपके डिस्ट्रिक्ट में ऐसा होता है तो आप क्या करते हैं। तो इसमें सर ने काफ़ी अच्छे इनपुट दिए कि जैसे पोक्सो और इस तरह के जो अभियान है इसको स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही पंचायत स्तर पर बैठकों का आयोजन हो और पुलिस प्रशासन नियमित रूप से बच्चों और अभिभावकों से संवाद करे। जो लास्ट लाइन है कि चुप्पी अपराध को ताकत देती है और संवाद अपराध की जड़ को काटता है। इट्स अ वेरी इंपैक्टफुल लाइन। तो ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है या एक मॉडल हो सकता है कि आप अपने बच्चों के लिए, आप अपने डिस्ट्रिक्ट के बच्चों के लिए कैसे एक सेफर डिस्ट्रिक्ट इंश्योर कर सकते हैं। साथ ही बीइंग अ फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर और अ गुड सिटीजन हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि अगर ऐसे कोई भी इंसिडेंट हमारे आसपास होते हैं तो हम उन्हें रिपोर्ट करें। आइए देखते हैं कि पोक्सो एक्ट में क्या इस तरह का कोई प्रोविजन है। तो सेक्शन 19 ऑफ जो पोक्सो एक्ट है इट डील्स विद द रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंस। ये कहती है कि एनी पर्सन इंक्लूडिंग द चाइल्ड हु हैज़ अप्रीहेंशन, मतलब उसे लगता है अभी तक वो क्राइम कमिट नहीं हुआ है, कि हु हैज़ अप्रीहेंशन दैट एन ऑफेंस under this act is likely to be commit or has knowledge that such an offense has been commit, तो वो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट या लोकल पुलिस को रिपोर्ट कर सकता है। साथ ही सब क्लॉज 7 बताता है कि नो पर्सन शैल इनकर एनी लाइबिलिटी वेदर सिविल और क्रिमिनल फॉर गिविंग द इंफॉर्मेशन इन गुड फेथ। तो ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी भी बन जाती है कि अगर हमारे आसपास इस तरह की घटनाएं होती हैं तो हम उसे जरूर रिपोर्ट करें। साथ ही ये केवल एक नैतिक जिम्मेदारी भी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, उससे आगे भी देखिए कि अगर आप फेलियर होते हैं इस तरह के केसेस को रिपोर्ट करने में तो उसके रिगार्डिंग भी पोक्सो एक्ट में प्रोविजन है। सेक्शन 21 ऑफ दिस एक्ट टॉक्स अबाउट कि एनी पर्सन हु फेल्स टू रिपोर्ट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 19 और सेक्शन 20
तो वो इम्प्रीजमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ और फाइन दोनों के लिए लायबल है। इसके साथ ही अगर आप एक कंपनी के ओनर हैं, इसी सेक्शन का सब क्लॉज 2 कहता है कि अगर आप किसी कंपनी या इंस्टीट्यूशन के ओनर हैं और आपके सबऑर्डिनेट अंडर योर कंट्रोल अगर ऐसा क्राइम कमिट करता है वर्क प्लेस पे, तो भी आप इसमें लीगली लायबल हो जाते हैं। अब आरएस मेंस एंड इंटरव्यू में आप अवेयरनेस के लिए बोलते हैं कि हम अवेयरनेस जनरेट करेंगे, बट आप कैसे करेंगे वो हम नहीं बता पाते, हम एक ओपन एंडेड स्टेटमेंट उन्हें दे देते हैं। आप देखिए कि कितना प्यारा इनिशिएटिव है एनसीईआरटी का, जहां उन्होंने स्टैंडर्ड 8 से लेके बाकी जो किताबें हैं उनके ओपनिंग पेज पे ही गुड टच बैड टच के बारे में बताया हुआ है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 के बारे में बताया हुआ है। तो हम इस तरह के इनिशिएटिव्स कोट कर सकते हैं या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ताकि इस तरह के जो ऑफेंस है इनको रोका जा सके। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा टूरिज्म मैनेजमेंट के रिगार्डिंग है। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि GS1 के मैनेजमेंट सेक्टर में हमारे पास टूरिज्म मैनेजमेंट एक डायरेक्टली मेंशन टॉपिक है। अब हमें टूरिज्म सेक्टर का कंप्लीट स्वॉट एनालिसिस विद रिस्पेक्ट टू इंडिया और राजस्थान दोनों ही आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, इसमें काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जैसे कि वर्ष 2023 में घरेलू पर्यटन यात्राएं जो हैं वो 2509 मिलियन यात्राएं दर्ज की गई। इसके साथ ही इंटरनेशनल पर्यटक में भी जो है वो 4.7% की वृद्धि देखी गई। अब टूरिज्म से जो विदेशी मुद्रा आती है वो भी भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही टूरिज्म सेक्टर भारत की टोटल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का 9.1% यूज प्रोड्यूस करता है। तो ये आपसे प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। आई रिमेंबर कि 2023 के प्रीलिम्स में ऑटोमोबाइल सेक्टर के रिगार्डिंग इस तरह की इन्फॉर्मेशन पूछी गई थी। तो आपको पता होना चाहिए कि टूरिज्म अराउंड 9.1% जनरेट करता है ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसके साथ ही मेंस के लिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको राजस्थान और इंडिया की टूरिज्म के रिगार्डिंग जो भी पॉलिसीज़ है, जो भी स्कीम है, चाहे राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम में टूरिज्म यूनिट को मान्यता देना हो या फिल्म टूरिज्म डेवलपमेंट यूनिट्स हो, रूरल इको टूरिज्म यूनिट्स पॉलिसी हो, उनके बारे में पता होना चाहिए। तो ये हो गई कुछ स्कीम्स की बात। आपको टूरिज्म सेक्टर के इंपॉर्टेंस की बात तो हमने पहले ही बता दी कि कितना विदेशी मुद्रा भंडार यहाँ से आता है, कितनी नौकरियों का सृजन यहाँ से होता है। अब इस क्षेत्र में नए क्या आयाम या नए विकास हो रहे हैं। जैसे पहले टूरिज्म केवल एक टूर गाइड तक हम देखते थे, जब भी हम टूरिज्म के रिस्पेक्ट में बात करते थे तो एक पिक्चर उभर के हमारे दिमाग में आती थी कि टूर गाइड। अब ये उससे आगे बढ़ चुका है, लोग इसमें रिसर्च कर रहे हैं, डॉक्टरेट लेवल तक की डिग्रीज ली जा रही है। साथ ही अलग अलग डायमेंशंस जनरेट हो रहे हैं टूरिज्म के। अब एडवेंचर टूरिज्म, हॉस्पिटल टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म, इको टूरिज्म आदि नए आयाम भी उत्पन्न हो रहे हैं, जिससे कि नए अवसर भी क्रिएट होते हैं। तो आप एक काम कीजिए कि आप एक स्वॉट एनालिसिस प्रिपेयर कीजिए कि व्हाट आर द स्ट्रेंथ ऑफ टूरिज्म इन राजस्थान, व्हाट आर द वीकनेस, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज, और क्या थ्रेट हैं, क्या लोकल इश्यूज है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चरल लैक है, क्या सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का इशू है। तो आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आर्टिकल हमारे मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल ग्रीन रिवोल्यूशन की रिगार्डिंग है, क्योंकि ट्रम्प की जो टैरिफ पॉलिसी है वो हमारे कृषि क्षेत्र को डायरेक्टली प्रभावित कर रही है। तो शेखर गुप्ता जी द्वारा लिखा गया यह आर्टिकल ग्रीन रिवोल्यूशन 2.0 के बारे में बताता है। वही डिस्कस करते हैं कि किस तरह से अमेरिका एक समय पे भारत के फूड इंपोर्ट को आर्म ट्विस्टिंग के रूप में यूज़ करता था। जब आप देखिए कि जब 1960 का दौर था और भारत फूड सिक्योरिटी के लिए यूएसए और बाकी देशों पर निर्भर था, तो अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन की सरकार को बस एक अनाज का जहाज रोकना होता था और भारत परेशान हो जाता था। इसको शिप टू माउथ पॉलिसी के रूप में भी ग्लोबल डिप्लोमेसी में जाना जाता है। अब ग्रीन रिवोल्यूशन हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर में प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। देयर आर टू रीजन। फर्स्टली जो ये ग्लोबल टैरिफ वॉर चल रही है इसके कारण। सेकेंडली रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी MS स्वामीनाथन, जो कि भारत रत्न से भी सम्मानित किए गए, उनके जन्म शताब्दी पे एक कार्यक्रम में भाषण दे रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि भारत अपने किसानों, मछुआरों, डेयरी से जुड़े लोगों के हितों की रक्षा हर हाल में करेगा। तो स्वामीनाथन जी का जो जन्म शताब्दी वर्ष है, इसके कारण उनका रोल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरह से MS स्वामीनाथन कमेटी भी उनकी अध्यक्षता में गठित हुई थी, जिन्होंने एग्रीकल्चरल सेक्टर में रिफॉर्म को बताया था कि कैसे यूथ को एंगेज किया जाए, कैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को और बढ़ाया जाए। तो हमें कुछ पॉइंट्स प्रिपेयर करने चाहिए कि जो ग्रीन रिवोल्यूशन 1 हमने देखा उसके आगे हम कैसे जा सकते हैं। इसके लिए शेखर गुप्ता जी एक बहुत अच्छा इंसाइट देते हैं कि इंडिया में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को लेकर बहुत अप्रीहेंशन है और अब हमें हाई टाइम है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की तरफ बढ़ना होगा। इससे वो एक केस स्टडी के द्वारा समझाते हैं कि वर्ष 2002 से 3 से और 2013-14 के बीच कपास का जो उत्पादन था, जब हमने जेनेटिकली मॉडिफाई कपास को इंट्रोड्यूस किया
तो कैसे उसका उत्पादन 1.36 करोड़ गांठ से बढ़कर 3.98 करोड़ गांठ तक हो गया, मतलब 193% का इंक्रीमेंट देखा गया। इसके साथ ही भारत एक समय पे कॉटन को इंपोर्ट करता था और आज भारत कॉटन का सबसे बड़ा निर्यातक बन चुका है और चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भी बन गया है। तो आने वाले समय में हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में और इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब ये एक मल्टी डायमेंशनल आर्टिकल है कि कैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप क्या वो आने वाले टाइम में इंडिया की फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकती है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर सकती है, ये हमें देखना होगा। साथ ही हमारे क्या कंसर्न्स हैं, एनवायरमेंटल लेवल पे क्या कंसर्न्स हैं, कौन सी बॉडी है जीईएसी, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, अंडर विच मिनिस्ट्री इट फंक्शन। तो ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है जहाँ ग्रीन रिवोल्यूशन 2.0 के बारे में बात की गई है और क्या इंडिया के कंसर्न हो सकते हैं, इसके लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल इज फ्रॉम न्यूयॉर्क टाइम्स विद कोलैबोरेशन फ्रॉम दैनिक भास्कर। इसमें ट्रम्प और चाइना का जो एंगल है उसको काफ़ी अच्छे पॉइंट में डिस्कस किया गया कि क्यों ट्रम्प बार बार चाइना को एक्सटेंशन दे रहा है। तो बेसिकली इसमें 4-5 पॉइंट्स हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्टली कि जो चाइना के कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं दे कैप्चर द 75% ऑफ यूएस मार्केट। अब अगर ट्रम्प चाइना के इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पे टैरिफ लगाते हैं तो डायरेक्टली इम्पैक्ट होगी उनकी डोमेस्टिक मार्केट, और अगर डोमेस्टिक इन्फ्लेशन बढ़ती है तो दैट विल बी अ वेरी बिग थ्रेट फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट। सेकेंडली, चाइना के पास जो रेयर अर्थ मिनरल है उस पर मोनोपोली है एंड चाइना कंट्रोल्स नियरली 90% ऑफ रेयर अर्थ मिनरल। तो अमेरिका का जो ऑटोमोबाइल और डिफेंस सेक्टर है दैट विल बी बैडली इम्पैक्टेड। थर्डली, अमेरिका के जो सोयाबीन और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं चीन इज़ द बिगेस्ट इम्पोर्टर ऑफ दैट, और अमेरिका के जो 70% किसान हैं वो सोयाबीन चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं। अब रिसेंटली चाइना का जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट था वो यूएस से नियरली $40 बिलियन था, जिसको कि चाइना ने रिड्यूस करके करंट टाइम में 13 बिलियन से लेके $6 बिलियन तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो यूएस जो कि चाइना से ऑलरेडी $100 बिलियन के ट्रेड डेफिसिट में चल रहा है, अगर चाइना इस तरह की पॉलिसीज लेता है तो उसका यूएस पे भी बहुत इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। साथ ही आज हमने देखा कि कैसे एक टाइम पे इंडिया की फूड सिक्योरिटी की जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी थी उसको यूएस इंडिया की आर्म ट्विस्टिंग के लिए यूज करता था, बट दैट इज नॉट द केस विद चाइना। वाई? बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस रीजन। एंड लास्टली, इंडिया का जो ट्रेड वॉल्यूम है वो सिग्निफिकेंटली लो है। हम एक्सपोर्ट्स में इन गुड्स एक्सपोर्ट वी कॉन्ट्रीब्यूट अराउंड 1.7%, वेयर एज इन सर्विसेज वी आर नियरली 4.7%। बट जब आप चाइना का शेयर ग्लोबल ट्रेड में देखेंगे तो चाइना का ग्लोबल ट्रेड वॉल्यूम में 15% का शेयर है, विच इज़ नेक्स्ट ओनली टू यूएस इज 16%। चाइना 165 देशों के साथ ट्रेडिंग पार्टनर के रूप में काम करता है, वहीं अमेरिका केवल 80 देशों के साथ ट्रेडिंग करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे कि वाई यूएस इज अवॉइडिंग अ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद द चाइना। तो इस आर्टिकल को आप पढ़िए, मेन्स पर्सपेक्टिव और इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग द चैलेंज इन अलास्का। तो सी राजा मोहन जी द्वारा लिखा गया यह आर्टिकल है जो कि रिसेंटली होने वाली अलास्का मीट को लेके है। अब इस आर्टिकल से पहले हम एक बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि अलास्का को ही क्यों चुना गया। इसके हिस्टोरिकल और लीगल दोनों ही रीज़न है। अलास्का एक टाइम पे रशिया का ही पार्ट था, बट रशिया ने इस रीजन की पोटेंशियल को अंडर एस्टिमेट करते हुए इसे यूएस को बहुत ही कम दामों पे बेच दिया। तो कहीं ना कहीं एक सिंबल भी है यूएस सुप्रीमेसी का कि अलास्का को वापस चुना गया। और साथ ही रशिया और अगर आप यूएसए के बीच में डिस्टेंस देखेंगे तो बेरिंग स्टेट के थ्रू ये डिस्टेंस केवल 88 किलोमीटर के आसपास की है। साथ ही अगर आप लीगल एंगल को समझेंगे तो यूएस जो है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सिग्नेटरी नहीं है, ना ही उसके फैसलों को मानता है। और जब से रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ तो पुतिन के खिलाफ आईसीसी ने एक जजमेंट दे दिया था जहां पे उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जा चुका है। तो यूएस को इसलिए चुना गया ताकि आईसीसी के अनुबंध के तहत यूएस नहीं आता है और पुतिन को एक लीगल इम्यूनिटी भी उससे प्राप्त होती है। तो ये तो बैकग्राउंड था। अब हम इस आर्टिकल के मेन पॉइंट्स को समझते हैं। तो सी राजा मोहन जी द्वारा ट्रम्प की इन पॉलिसी को एनालाइज किया गया कि क्यों ट्रम्प एक पीस प्लान की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। तो वो 2-3 रीज़न देते हैं कि सबसे पहले तो वॉशिंगटन की जो पॉलिसी है वो हाल के टाइम में चेंज हुई है। जहां वॉशिंगटन पहले वॉर लड़ने को अपनी पॉलिसी समझता था, अब ट्रम्प क्लेम करते हैं कि विनर वो नहीं है जो कि वॉर लड़ता है, विनर वो है जो वॉर अवॉइड कर सकता है। इससे ही उनका मागा का जो डायरेक्ट कंसेप्ट है वो भी जुड़ा हुआ है। एक और कंसेप्ट वो देते हैं कि ट्रम्प जो है वो पीस प्रोसेस को प्रॉफिट के साथ कैसे जोड़ रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट सर ने रेज किया है कि आप देखिए कि ट्रम्प का जो गाजा में रिवरिया प्लान है, जहाँ पे वो गाजा को एक यूरोप के कोस्टल रूट
कोस्टल टूरिज्म के रूप में डेवलप करना चाहते हैं। इसी तरह से यूक्रेन में उनके मिनरल सिक्योर करने का इंटरेस्ट है। रशिया से अगर बिजनेस होता है तो ऑब्वियसली वो ऑयल एक्सपोर्ट और बाकी जो मिनरल्स हैं उसके रूप में उनका स्ट्रेंथन होगा प्रॉफिट। साथ ही पाकिस्तान के साथ वो ट्रूस कर लेते हैं ताकि पाकिस्तानी ऑयल्स को ज़्यादा जगह एक्सपोर्ट कर सके। तो ट्रम्प के जो एम्स हैं वो वॉर को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं कि कैसे वॉर को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस के रूप में कन्वर्ट किया जा सके। साथ ही इस आर्टिकल में वो कुछ हिंड्रेंस देते हैं कि ये जो मीट होने वाली है इसमें क्या क्या कंसर्न हो सकते हैं। तो फर्स्ट कंसर्न वो देते हैं कि देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ सीज फायर एटलीस्ट फॉर द इमीडिएट वन। सेकेंड जो क्वेश्चन है इट्स द रशिया का जो कंसर्न है कि रशिया सीक करता है रिकॉग्निशन और एटलीस्ट अ डी फैक्टो एक्सेप्टेंस ऑफ इट्स कंट्रोल ओवर क्रीमिया and the occupational parts of Donetsk, Luhansk, Kherson and Zaporizhia। अब अगर आप इन एरिया की लोकेशन को देखेंगे कि रशिया केवल इन्हीं एरिया को क्यों लेना चाह रहा है, तो आइदर दे आर न्यूक्लियर रिच और आइदर दे आर ऑन अ पोर्ट ऑफ ब्लैक सी पोर्ट। और रशिया के ज़्यादातर पोर्ट जो है वो कोल्ड पोर्ट है, तो रशिया चाहता है ब्लैक सी के थ्रू यूरोप और एशिया का वार्म वाटर एक्सेस। इसलिए रशिया का इन एरिया पे जो ऑक्यूपेशन है वो रशिया उनको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। साथ ही थर्ड रीज़न है रशिया का नाटो के एक्सपेंशन को लेके और एटलीस्ट द यूक्रेन की जो मेंबरशिप है कि उस पर रिस्ट्रिक्शन हो। फोर्थ रीज़न या फोर्थ कंसर्न जो रशिया की तरफ है वो है कि रशिया चाहता है कि जो रशिया पे सैंक्शंस लगे हैं एटलीस्ट उनका ईजिंग हो। रशिया को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से यूएसए ने बाहर कर दिया, बैन कर दिया, उन पे थोड़ी ढील दी जाए। एंड लास्टली रशिया के कंसर्न है कि ये इसके लिए क्या क्रेडिबल मैकेनिज्म होगा, क्या मॉनिटरिंग मैकेनिज्म होगा ताकि इन जो ट्रूस होता है या ट्रीटी अगर कोई होती है तो उसको एनफोर्स किया जा सके। तो ये तो थे रशिया के कंसर्न। अब इसमें सी राजामोहन सर एक बहुत ही अच्छा कीवर्ड यूज़ करते हैं, याल्टा स्टाइल ऑफ बार्गेनिंग। तो याल्टा स्टाइल क्या था कि जब पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो यूएस, यूके और रशिया के बीच में मीटिंग होती है कि कैसे यूरोप और एशिया में अपने इन्फ्लुएंस को मैनेज किया जाए। तो याल्टा स्टाइल ऑफ डिप्लोमेसी या याल्टा स्टाइल ऑफ एग्रीमेंट एक ऐसी पावर है जहाँ पे बड़े प्लेयर्स अपने आपस में एक छोटे रीजन की डोमिनेंस को शेयर कर लेते हैं और जो छोटा रीजन होता है दैट ऑलवेज फील लेफ्ट आउट। अब इसमें वो इंडिया के कंसर्न को भी दिखाते हैं कि इंडिया जो है वो रशिया यूक्रेन वॉर के कोलेटरल डैमेज को झेल रहा है। अब ये कैसे झेल रहा है, मैंने अपने लेवल पे भी इसका एक एनालिसिस आपके लिए किया है। आप इस ट्राइंगल को देख सकते हैं। बेसिकली देयर आर 4 मेंबर्स, रशिया, यूएसए एंड चाइना। अब आप देखिए कि रशिया और यूएसए में अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस पे होगा। जैसे ही रशिया यूएसए में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा तो हमारी जो टाइज हैं वो रशिया के साथ कॉम्प्रोमाइज़ होना चालू होंगे। और करंटली यूएस और इंडिया में टैरिफ वॉर चल रही है, तो हमारा एक सबसे बड़ा जो रिलायबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर था उससे हमें अपने रिश्तों में कटौती करनी पड़ी। साथ ही यूएस जो हमारा इकोनॉमिक पार्टनर है उसके साथ हमारे रिश्ते खराब हो रहे हैं। अब इन सब का फ़ायदा किसे होगा? इसका फ़ायदा होगा चाइना को, क्योंकि जितना रशिया और यूएस में लड़ाई होगी या एंगेजमेंट होगा उतना ही यूएसए का कम ध्यान रहेगा चाइना पे, और उधर से रशिया की जो डिपेंडेंसी है वो भी चाइना पे बढ़ेगी। अब इसका इम्पैक्ट ये होगा कि चाइना इकोनॉमिकली और सिक्योरिटिकली दोनों तरीके से ग्रो करेगा, और इसका डायरेक्ट रिपरकशन हमको देखने को मिलेगा चाइना पाकिस्तान पार्टनरशिप पे, जिसका कि इंडिया की सिक्योरिटी इंटरेस्ट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। और दूसरी तरफ रशिया चाइना नेक्सस फिर स्ट्रांग होगा। तो इंडिया इस बैटल में एक लूजिंग साइड पे एक कोलेटरल डैमेज के रूप में झेल रहा है विदाउट एनी फॉल्ट। दैट वाज द रीज़न कि जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रशियन प्रेसिडेंट को कहा था कि दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर, बिकॉज ही वॉज सो विजनरी कि उन्होंने एंटिसिपेट किया, या हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी पॉलिसी एनालिसिस में कहीं ना कहीं होगा कि किस तरह से इंडिया एक कोलेटरल डैमेज को देखेगा अगर रशिया यूएस और रशिया यूक्रेन का ये जो कॉन्फ्लिक्ट है अगर ये लंबा खिंच जाता है। और आज हम देख रहे हैं कि कैसे इसकी मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट हमारे ऊपर देखने को मिल रहे हैं। तो सी राजा मोहन जी द्वारा बहुत ही अच्छा एनालिसिस था कि क्या रशिया के कंसर्न्स हैं, क्या इंडिया के कंसर्न्स हैं, और साथ ही इंडिया की एक लेसन भी था कि इंडिया को इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को यूजुअली अवॉइड करना चाहिए। तो आप इस आर्टिकल को जरूर रेफर कीजिए। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा एनवायरमेंटल और टेक दोनों ही पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, साथ ही इंटरव्यू के लिए भी। तो आप सभी को पता है कि रामगढ़ बांध पे, जयपुर में जो रामगढ़ बांध है उस पर हमने आर्टिफिशियल क्लाउड सीडिंग का एक्सपेरिमेंट करना चाहा, तो वहाँ काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई जिससे कि स्टैम्पेड जैसी कंडीशंस भी उत्पन्न हो गई। तो इंटरव्यू के लिए तो हमें पता होना चाहिए कि क्लाउड सीडिंग क्या है, कौन से केमिकल्स यूज़ होते हैं, और एक स्टैम्पेड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, क्योंकि इस साल बहुत ज़्यादा स्टैम्पेड देखने को मिली है। तो आपको बेसिक एसओपी आना चाहिए एज एन ब्यूरोक्रेट।
साथ ही मेंस पर्सपेक्टिव से क्लाउड सीडिंग के क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं, किन किन एरियाज़ में ये काम में ली जा सकती है, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे रिसेंटली दिल्ली ने भी प्लान किया था क्लाउड सीडिंग के लिए, बट बिकॉज ऑफ द टेक्निकल रीजंस उन्हें ये प्लान अवॉइड फर्दर डिले करना पड़ा। तो आप दिल्ली के केस को भी देख सकते हैं। दिल्ली के केस में क्लाउड सीडिंग को पॉल्यूशन कंट्रोल के रूप में यूज़ किया जा रहा था। तो क्लाउड सीडिंग से ना केवल आप पॉल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि आप रेनफॉल पैटर्न को भी कंट्रोल कर सकते हैं। महाराष्ट्र के केस में एक स्टडी आती है हमारे सामने, जहां अमेरिकन मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी ने एक स्टडी पब्लिश करी कि क्लाउड सीडिंग एक्सपेरिमेंट के कारण सोलापुर रीजन में, जो कि ड्रॉट अफेक्टेड है, वहां पे 18% मोर रेनफॉल देखने को मिली। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इसके साथ ही जब आप क्लाउड सीडिंग के इल इम्पैक्ट को गूगल करेंगे तो आपको एम्पल आर्टिकल्स मिलेंगे जहां पे क्लाउड सीडिंग को फ्लैश फ्लड या दुबई फ्लड, साउथ डकोटा फ्लड्स, बीजिंग फ्लड्स आदि से जोड़ के भी देखा जाता है। हालांकि इसकी कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, बट देयर आर अप्रीहेंशन ओवर द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाउड सीडिंग। तो आपको क्लाउड सीडिंग क्या होती है, प्रीलिम्स के लिए कौन से केमिकल इसमें यूज़ किए जाते हैं, यूपीएससी 2025 में तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि क्लाउड सीडिंग में कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है। साथ ही मेंस पर्सपेक्टिव से, इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी ये आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल एनवायरनमेंट सेक्शन और अर्बनाइजेशन को लेके है, जहाँ पे कि नितिन बस्सी जी हमारे सिटी के अर्बन प्लानिंग पे कुछ क्वेश्चंस रेज करते हैं और कुछ सॉल्यूशन प्रपोज करते हैं। सबसे पहले तो वो ब्लू और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। अभी ब्लू और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, इसका प्राइम एग्जांपल हमारा झीलों का प्यारा शहर उदयपुर है। जैसे कि आपने देखा होगा कि उदयपुर में इंटीग्रेटेड ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। वहाँ पे हमारे पास नेचुरल वेटलैंड है, जिसके कारण जब बारिश होती है तो उनकी तालाब और झीलें जो हैं वो पानी से भर जाती है, जो कि क्या करती है कि एक्सेस वाटर फ्लो को रोकती है, सतही जल की रफ्तार धीमी करती है, जिससे कि भूजल हमारा रिचार्ज होता है, आसपास के वातावरण को ठंडा रखती है। लेकिन ऐसे बुनियादी ढांचे हर सिटी में क्यों नहीं है, इसके कुछ तो चैलेंज होंगे। तो ये 3 मेन रीजन दिखाते हैं और 3 मेन एरिया ऑफ फोकस भी बताते हैं कि किसी भी एक सस्टेनेबल सिटी प्लानिंग में क्या मेन एरिया पे हमें ध्यान देना चाहिए। फर्स्टली वो कहते हैं कि जो सिटी का मास्टर प्लान होता है, जो कि 20 साल के लिए बनाया जाता है, उसमें हमें ग्रीन और ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर को जगह देनी पड़ेगी। ये एक एग्जांपल देते हैं कि क्या कंसर्न है। अब जो वेटलैंड कंजर्वेशन एक्ट है 2017 का, उसमें ये प्रोविजन है कि हर सिटी में आपके पास वेटलैंड अथॉरिटी होनी चाहिए, या हर स्टेट में होनी चाहिए, स्टेट लेवल पे। बट केवल गोवा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने ही इस दिशा में प्रगति दिखाई है। तो ये हमारे एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कंसर्न है। सेकेंडली, जो घरों से आने वाला वाटर या वेस्ट डिस्चार्ज है, उसकी रीयूजेबल एफिशिएंसी को हमको बढ़ाना पड़ेगा, ताकि हम हमारे ग्राउंड वाटर रिचार्ज को बढ़ा सके, उनके रीयूज को बढ़ा सके। थर्डली, एक बहुत अच्छा पॉइंट वो डिस्कस करते हैं जो कि सिविक एंगेजमेंट से है। कल भी हमने एक आर्टिकल पढ़ा था, सिविक एंगेजमेंट इन हेल्थ गवर्नेंस, कि कैसे हम सिटीजन को एक पैसिव बेनिफिशियरी के रूप में एस्टेब्लिश कर चुके हैं, और जब तक सिटीजन का डायरेक्ट रोल नहीं आएगा तब तक वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को और अपने राइट्स में अंतर नहीं समझेगा। तो इस तरह एग्जाम्पल देते हैं कि किस तरह से इंदौर और अहमदाबाद ने म्यूनसिपल बॉन्ड्स जारी करे, जिससे सिटीजन आपका एक डायरेक्ट पार्टनर बनता है एडमिनिस्ट्रेशन में। उसमें एक सेंस ऑफ सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि ये उसका भी शहर है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स को आप अपने इंटरव्यू में, मेंस में यूज़ कीजिए। ये कुछ पॉइंट्स थे कि सर ने बताया कि कैसे एक सस्टेनेबल और अर्बन प्लानिंग की जानी चाहिए। तो आप इस आर्टिकल को रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जस्टिस वर्मा पे चल रहे महाभियोग से रिलेटेड है। कल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी द्वारा इनके खिलाफ जो महाभियोग चलाया गया था उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब आने वाले समय पे इस पर एक 3 सदस्यीय जांच कमेटी भी बना दी गई है, और उसके बाद ये मोशन इनके खिलाफ पास किया जा सकता है। तो हमारे लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल 124, आर्टिकल 217 एंड आर्टिकल 218 इम्पॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही क्योंकि हाई कोर्ट जजेस और सुप्रीम कोर्ट जजेस की जो रिमूवल प्रोसेस है उसका मेंशन हमारे जजेस इंक्वायरी एक्ट में है, तो हमारे लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जजेस इंक्वायरी एक्ट भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इन आर्टिकल्स को जरूर रेफर करिए, और साथ ही जजेस इंक्वायरी एक्ट के बेसिक प्रोविजन, स्पेशली सेक्शन 3 को आप रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग GS3's नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी इशू। अब आप सभी को पता होगा कि देयर वाज अ टाइम जहां पे हमारे पास एक सेक्शन 124A थी, जिसको कि हम सेडिशन एक्ट के रूप में भी जानते थे। पर जब हमारे भारत के नए कानून आए तो उस सेक्शन को रिपील कर दिया गया। बट देयर इज अ प्रोविजन सेक्शन 152 ऑफ BNS। तो रिसेंटली एक केस होता है सिद्धार्थ वरदराजन जी के अगेंस्ट, जिसमें कि सेक्शन 152 को इन्वोक किया गया कि उनकी जो स्टेटमेंट थे वो इंडिया की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को एंडेंजर करते हैं। तो इस केस में जस्टिस बागची, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बागची का ये कमेंट आता है कि ये जो प्रोविज़न है वो काफ़ी वेग है,
और केवल पॉलिटिकल डिसेंट से इंडिया की सोवरेनिटी जो है वो एंडेंजर नहीं हो जाती है। तो उनका ये जो कमेंट है वो सेक्शन 152 ऑफ वीएनएस के पोटेंशियल अब्यूज को रेज करता है, साथ ही इसके कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को भी चैलेंज करता है कि क्या ये सेक्शन एक हिडन वे में सेडिशन को तो प्रमोट नहीं कर रही है। तो ये एक डायरेक्ट पॉइंट ऑफ कंटेंशन है बिटवीन द नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी वर्सेस द फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो मेंस पर्सपेक्टिव व्यू से और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच वर्सेस इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी, इस पर एक अच्छा आर्टिकल देखने को मिलेगा। लास्ट आर्टिकल इन टुडेज न्यूज बेस इज रिगार्डिंग स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल एंड बीसीसीआई अपोजिशन टू आरटीआई। जैसा आप सभी को पता है कि 75 इंडिया के ईयर के बाद इंडिया ने स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल को एनेक्ट किया है। अब सारा अपोजिशन बीसीसीआई और आरटीआई को लेके है, और हमारे लॉ के सिलेबस में जो कि GS3 में पूछा जाता है आरटीआई डायरेक्टली मेंशन है। अब कैच यहाँ पे ये है कि पहले जब ये बिल जुलाई में टेबल किया गया तब इसमें बीसीसीआई जैसी बॉडीज को इंक्लूड करने का प्रोविजन था आरटीआई में, पर अब जो करंट स्टेटस है उसमें बीसीसीआई को इसमें आरटीआई में एज अ पब्लिक बॉडी नहीं एक्सेप्ट किया गया है। अब इसके क्या रीजंस है हम ये देखते हैं। सबसे पहले तो बीसीसीआई जो है वो तमिलनाडु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1975 में एक प्राइवेट चैरिटेबल बॉडी के रूप में रजिस्टर्ड है। साथ ही बीसीसीआई कहती है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई भी फाइनेंशियल फंड्स नहीं लेती है, और पब्लिक बॉडी रिकॉग्नाइज करने का मेन क्राइटेरिया ये होता है कि कोई भी बॉडी गवर्नमेंट द्वारा फाइनेंशियली सपोर्टेड है या नहीं है। अब इसके लीगल एंगल पे आते हैं कि लीगल व्यू पॉइंट्स क्या हैं। 2015 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जस्टिस लोढ़ा कमेटी का गठन किया गया, जिनका काम था कि बीसीसीआई में रिफॉर्म्स को देखा जाए। तो उन्होंने भी कहा कि बीसीसीआई इज अ क्लोज डोर एंड अ बैक रूम अफेयर। तो उन्होंने उसमें होने वाले करप्शन की ओर हाईलाइट किया और कहा कि इसे एक प्रीव्यू ऑफ आरटीआई में आना चाहिए। इसके बाद 2016 में टॉप कोर्ट अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को लॉ कमीशन को रेफर किया। तो लॉ कमीशन ने अपनी 275th रिपोर्ट जो कि 2018 में आती है उसमें भी रिकमेंड किया कि बीसीसीआई शुड बी एक्सेप्टेड एज अ पब्लिक अथॉरिटी। उन्होंने 2-3 पॉइंट्स दिए जो कि बहुत वैलिड थे कि 1997 से 2007 के बीच में बीसीसीआई को 2100 करोड़ से ज़्यादा की फंड्स इनडायरेक्टली मिले, क्योंकि वो एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है। तो जो टैक्स एग्जेम्पशंस उनको मिले दैट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ फाइनेंस। सेकेंडली, जो गवर्नमेंट उनको लीज पे देती है स्टेट क्रिकेट बोर्ड्स इत्यादि को, फॉर एग्जाम्पल हिमाचल प्रदेश में इन्हें लैंड जो है वो ओनली ₹1 पर मंथ के रूप में दी गई। तो ये जो इनडायरेक्ट सपोर्ट है दैट इज ऑल्सो मेक देम एलिजिबल फॉर द पब्लिक बॉडी। बट बीसीसीआई चैलेंज करती है इस डिसीजन को मद्रास हाई कोर्ट में, क्योंकि वो वहीं रजिस्टर्ड है तमिलनाडु में। अब ये जो मैटर है वो सब जुडिस है और देखना है कि इसका क्या रिजल्ट आता है। अब क्या होगा अगर बीसीसीआई को आरटीआई में इंक्लूड कर लिया जाता है। अगर बीसीसीआई को आरटीआई की में इंक्लूड कर लिया जाता है एज अ पब्लिक बॉडी, तो एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कुड सीक इन्फॉर्मेशन कवरिंग नॉट जस्ट द फाइनेंशियल मैटर बट द एंटायर गैमट ऑफ बोर्ड्स ऑपरेशन। कि किसी प्लेयर को अगर ड्रॉप किया गया तो क्यों ड्रॉप किया गया, किस बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किए गए, कोचेस को किस बेसिस पे सिलेक्ट किया गया, आपके मीटिंग्स ऑफ मिनट्स क्या क्या थे। तो बीसीसीआई विल बिकम अ ट्रांसपेरेंट बॉडी। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है ये आप पढ़िए, लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स को आप पढ़िए, आप आरटीआई की सेक्शन 2 को पढ़िए कि कैसे पब्लिक बॉडी किसी बॉडी को एक्सेप्ट किया जाता है। तो आपसे लीगल वे में और मेंस में दोनों में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वेरी गुड आर्टिकल है, यू मस्ट रेफर इट। So that was all in today's news bit. If you are liking our initiative, please do consider like and share and subscribe. Thank you.